मध्य भारत के घने जंगलों में बसा हुआ था विजयनगर नामक शक्तिशाली साम्राज्य। सूर्य की किरणें मुश्किल से ही जंगल के घने पेड़ों के बीच से होकर जमीन तक पहुंच पाती थीं। सदियों पुराने वृक्षों की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं और हवा में हर समय एक अजीब सी गंध घुली रहती थी। इस जंगल की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित था विजयनगर साम्राज्य का राजधानी शहर अयोध्या। अयोध्या अपनी भव्य इमारतों, चौड़ी सड़कों और चहल पहल भरे बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। महाराजा धर्मराज अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। लेकिन महाराजा धर्मराज की एक चिंता थी, उनका इकलौता बेटा राजकुमार विक्रम। राजकुमार विक्रम राजकुमार तो थे, लेकिन उनका स्वभाव राजकुमारों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे और राजकाज सीखने से भी कतराते थे। उन्हें शाही महल के भव्य कमरों में रहना और रेशमी वस्त्र पहनना पसंद था, पर राजा होने की जिम्मेदारियों को वो समझने से इनकार करते थे। हर सुबह महारानी वैदेही अपने बेटे को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती थीं। कमरे का वातावरण खुशबूदार अगरबत्तियों से महकता रहता था। राजकुमार विक्रम रेशमी चादरों में लिपटे हुए आराम से सोए रहते थे। महारानी वैदेही उन्हें जगाने की कोशिश करती तो वो बड़बड़ाते हुए करवट बदल लेते। आखिरकार महारानी हार मानकर महल के रसोइये को आदेश देती कि राजकुमार विक्रम की पसंद का नाश्ता उनके कमरे में ही पहुंचा दिया जाए। राजकुमार आलसी स्वभाव के थे। वो बिस्तर पर ही बैठकर सोने के चम्मच से अपने नाश्ते का मजा लेते थे। एक दिन राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव से महाराजा धर्मराज को खबर मिली कि गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है। बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कमजोर हो जाता था और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती थी। राजा इस खबर से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे अच्छे वैद्यों को उस गांव में भेज दिया। कुछ दिनों बाद वैद्य वापस लौटे। उन्होंने बताया कि वह बीमारी किसी साधारण बीमारी जैसी नहीं है, ये किसी तांत्रिक के जादू का असर है। महाराजा धर्मराज को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उन्होंने राज्य में जादू टोना करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया था, फिर भी कोई तांत्रिक इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? महाराजा धर्मराज ने राज्य के सभी मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने उन्हें उस गांव की समस्या से अवगत कराया और उस तांत्रिक को ढूंढकर उसे सजा देने का आदेश दिया। पर किसी के पास भी उस तांत्रिक का कोई सुराग नहीं था। दरबार हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर कोई सोच रहा था कि आखिर ये तांत्रिक कौन हो सकता है और उसने ऐसा जघन्य कृत्य क्यों किया होगा। इसी सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजी, पिताजी, मैं उस तांत्रिक को ढूंढ लाऊंगा और उसे आपके सामने पेश करूंगा। यह आवाज थी राजकुमार विक्रम की। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग राजकुमार की ओर चौंक कर देखने लगे। महाराजा धर्मराज भी अपने बेटे की इस बात सुनकर हैरान रह गए। उनके बेटे ने कभी इस तरह की जिम्मेदारी लेने की बात नहीं सोची थी। उन्होंने पूछा, विक्रम, तुम ऐसा कैसे करोगे? तुम्हें तो जादू टोने के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजकुमार विक्रम ने कहा, पिताजी, मुझे पता चला है कि राज्य के पूर्व में एक जंगल में रहता है एक शक्तिशाली तांत्रिक। हो सकता है वह इस बीमारी के पीछे का कारण हो। मैं उससे बात करके कुछ जानकारी हासिल कर सकता हूं। महाराजा धर्मराज को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने अपने बेटे के इस आत्मविश्वास से खुशी भी महसूस की, लेकिन साथ ही उन्हें अपने बेटे की सुरक्षा की भी चिंता थी। जंगल बहुत खतरनाक था और वहां रहने वाला तांत्रिक भी कोई भरोसेमंद आदमी नहीं हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद महाराजा धर्मराज ने कहा, ठीक है विक्रम, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ सैनिक भी भेज दूंगा। रास्ते में कोई खतरा हो तो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। राजकुमार विक्रम ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन वो कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन था। घने पेड़ों की वजह से सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हवा में हर समय एक अजीब सी गंध घुली रहती थी और जंगली जानवरों की आवाजें चारों तरफ गूंजती रहती थीं। राजकुमार विक्रम को घुड़सवारी का शौक तो था, लेकिन जंगल में घोड़े पर सवार होना खतरनाक था, इसलिए उन्हें पैदल ही चलना पड़ रहा था। सैनिक भी उनके साथ सतर्कता से चल रहे थे। रास्ते में उन्हें कई तरह के खतरे का सामना करना पड़ा। जहरीले सांप, भूखे भेड़िए और घात लगाकर हमला करने वाले डाकू, ये सब जंगल के खतरे थे। लेकिन राजकुमार विक्रम हार नहीं मानने वाले थे। वह अपने पिता की प्रजा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो उस तांत्रिक के गुफा तक पहुंच गए। गुफा एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी और उसके द्वार पर खोपड़ियों की माला लटकी हुई थी। गुफा का वातावरण अजीब सा था। हवा में एक भयानक गंध फैली हुई थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सैनिकों को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजकुमार विक्रम ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। तलवार संभालते हुए वो गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब तरह के चित्र बने हुए थे और जमीन पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चटाई पर बैठा हुआ था एक बूढ़ा तांत्रिक। उसके सिर पर जटाएं थीं और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राजकुमार विक्रम को देखते ही तांत्रिक मुस्कुराया। उसकी हंसी अजीब सी थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तांत्रिक ने कहा, राजकुमार विक्रम, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। ये सुनकर राजकुमार विक्रम चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तांत्रिक उन्हें कैसे जानता है, और क्या वो वाकई में उस गांव में फैली बीमारी के लिए जिम्मेदार है। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। विक्रम और तांत्रिक के बीच बातचीत शुरू हुई। तांत्रिक ने बताया कि वो बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसे रोकने का उपाय जानता है। उसने कहा, राजकुमार, तुम जिस बीमारी की बात कर रहे हो वो कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह एक प्राचीन अभिशाप है जो इस जंगल में कई सदियों से छुपा हुआ है। विक्रम ने पूछा, अभिशाप? लेकिन ऐसा अभिशाप कैसे फैल सकता है? तांत्रिक ने जवाब दिया, इस जंगल में एक गुप्त मंदिर है जो बहुत समय पहले किसी शक्तिशाली राजा ने बनवाया था। उस मंदिर में एक शक्तिशाली मणि रखी हुई है जिसे अभिशाप मणि कहा जाता है। यह मणि हर कुछ समय बाद अपनी शक्ति का विस्फोट करती है और आसपास के इलाकों में बीमारी फैला देती है। विक्रम उत्सुकता से पूछा, तो इसका मतलब है कि आप उस मणि को नष्ट कर सकते हैं और बीमारी को रोक सकते हैं? तांत्रिक ने सिर हिलाया, नहीं राजकुमार, अभिशाप मणि को नष्ट करना असंभव है, लेकिन उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। विक्रम ने पूछा, वो कौन सी दुर्लभ वस्तुएं हैं? तांत्रिक ने एक लंबी सूची गिनाई, जिसमें हिमालय के शिखर पर उगने वाला दुर्लभ फूल, समुद्र के सबसे गहरे भाग से निकलने वाला मोती और ज्वालामुखी के गर्म लावा से बनाई गई मूर्ति जैसी चीजें शामिल थीं। विक्रम जानते थे कि ये सभी चीजें हासिल करना बहुत कठिन होगा, लेकिन उन्होंने तांत्रिक से वादा किया कि वो उन वस्तुओं को ढूंढ कर लाएगा। तांत्रिक ने उन्हें अनुष्ठान करने की विधि भी बता दी। गुफा से बाहर निकलने के बाद विक्रम ने सैनिकों से कहा कि वो महल वापस नहीं लौटेंगे। वो उन दुर्लभ वस्तुओं को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। सैनिकों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अडिग थे। आखिरकार सैनिकों को राजकुमार की बात माननी पड़ी। विक्रम एक लंबे और खतरनाक सफर पर निकल पड़े। उन्हें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ना पड़ा, समुद्र के अथाह गहराइयों में गोता लगाना पड़ा और ज्वालामुखी के उगलते लावा के बीच से निकलना पड़ा। रास्ते में उनका सामना जंगली जानवरों, खतरनाक डाकुओं और प्राकृतिक आपदाओं से हुआ, लेकिन विक्रम हार नहीं माने। वो अपनी जिद और अपने पिता की प्रजा के लिए किए गए वादे के बल पर आगे बढ़ते रहे। कई महीनों की कठिनाइयों के बाद वो आखिरकार सभी दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी कर लेने में सफल हो गए। वो वापस जंगल में लौटे और तांत्रिक की गुफा में पहुंचे। तांत्रिक ने उनकी प्रशंसा की और उनके हौसले को सराहा। फिर उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान कई दिनों तक चला। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और दुर्लभ वस्तुओं को आग में अर्पित किया। गुफा के अंदर का वातावरण अजीब सा बन गया। हवा में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा और दीवारों पर अजीब तरह के चित्र उभरने लगे। आखिरकार अनुष्ठान पूरा हुआ। गुफा के अंदर एक चमकदार रोशनी फैली और जमीन कांपने लगी। तांत्रिक ने कहा, अब अभिशाप मणि निष्क्रिय हो गई है, बीमारी अब और नहीं फैलेगी। विक्रम खुशी से झूम उठे। उन्होंने महसूस किया कि उन पर से एक बोझ हट गया है। उन्होंने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और जल्द से जल्द राज्य में वापस लौटने का फैसला किया। तांत्रिक ने उन्हें जाते हुए रोका और कहा, राजकुमार, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने अपनी जिद और हिम्मत से न केवल अपनी प्रजा को बचाया है, बल्कि यह भी सीखा है कि असली ताकत तलवार या जादू में नहीं, बल्कि इंसान के हौसले और दृढ़ संकल्प में होती है। विक्रम ने तांत्रिक की बातों को गंभीरता से सुना। जंगल में बिताए इन महीनों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। वो अब पहले वाले आलसी और जिद्दी राजकुमार नहीं रहे थे।
वह एक परिपक्व और जिम्मेदार युवक बन चुके थे। विक्रम जंगल से बाहर निकले और राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई गांवों से होकर गुजरना पड़ा। हर गांव में लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि बीमारी अब फैल नहीं रही है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद वह अयोध्या पहुंचे। राजधानी में उनका भव्य स्वागत किया गया। महाराजा धर्मराज और महारानी वैदेही अपनी आंखों से आंसू गिराते हुए अपने बेटे को गले लगा रहे थे। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा इतना हिम्मत वाला और कर्तव्यनिष्ठ बन चुका है। राजकुमार विक्रम ने दरबार में जाकर अपने पूरे अनुभव को राजा और दरबारियों को सुनाया। सभी लोग उनकी कहानी सुनकर दंग रह गए। उन्होंने राजकुमार की वीरता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस घटना के बाद राजकुमार विक्रम राज्य के युवराज के रूप में और भी गंभीरता से अपने कर्तव्यों को निभाने लगे। उन्होंने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। वो गरीबों की मदद करते थे, न्याय कायम करते थे और राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। कुछ सालों बाद महाराजा धर्मराज को राज्य का भार अपने बेटे को सौंपने का फैसला किया। राजकुमार विक्रम को राजा विक्रम बनाया गया। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय शासक साबित हुए। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ संकल्प और हिम्मत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है।